नाउ अवर नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन बी। प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन बी कंप्लीट किया था, राइट। अब सेक्शन बी का देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। अ सर्टेन हाउसहोल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल। तो देखो जब एनर्जी कंजम्पशन की बात आती है, जब एनर्जी कंजम्पशन की बात आती है तो आप किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए यूनिट का मतलब क्या है। 1 यूनिट इज इक्वल टू किलोवाट, 1 यूनिट इज इक्वल टू किलोवाट आवर। दो रिलेशन आपको पता होना चाहिए। दूसरा रिलेशन ये पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर, बात तो जूल में हो रही है, इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये कहानी क्लियर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं ये भी क्लियर हो गया। अब देखो 1 यूनिट में का मतलब 1 किलोवाट आवर, तो 250 यूनिट्स का मतलब क्या, 250 किलोवाट आवर। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आपने कहा कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, तो इसका मतलब क्या, तो 250 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे, 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, यस और नो। अब देखो अगर मैं 250 से 3.6 को मल्टीप्लाई करता हूँ या 250 से 3.6 को मल्टीप्लाई करो, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 30, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 0 0 5 और 3 8 ये आ गया 9800, ठीक है। 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 0 5 और 3 8 और ये 9800 आ रहा है, ठीक है। तो देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपका 980, ये आ गया आपका, ठीक है, इंटू कितना हो गया 10⁻⁶। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। एक मिनट दीदी, एक मिनट, शायद मैंने इसको जीरो देख लिया, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, वेट 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 वेट, 250 इंटू 3.6, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15, कहानी क्लियर है। 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 0 0 5 और ये 9000 है, ठीक है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो ये 900, तो ये आपका कितना हो गया 900। तो देखो, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 900 इंटू वॉट 10⁻⁶। कितनी जीरो है इसमें, दो, दो जीरो भी यहाँ डाल दो, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा ये आपका 9 इंटू 10⁻⁸ जूल, यस और नो। क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन देखो अब इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय सर्टेन हाउस होल्ड, मतलब पूरी स्टेटमेंट में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। हमने ये कहा कि टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितना है, अगर वो कह रहे हैं 250 यूनिट तो आप डायरेक्टली इसको कैसे लिखोगे, तो 250 किलोवाट आवर। आइडियली आप यहाँ पर रीजन भी दे सकते हो, आपको देना भी चाहिए। ये क्यों लिखा आपने, बिकॉज 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब 1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये क्लियर है, ठीक है। तो 250 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होगा, 250 से आपने इसको इंटू कर दिया, और जब आप इंटू करोगे, जैसे कि अभी हमने करके भी देखा था, जैसे कि हमने अभी इसको करके दिया, तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 900, यही आया था। तो 900 इंटू 10⁻⁶, तो डबल जीरो यहाँ शिफ्ट होगा तो 10⁻8, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 9 इंटू 10⁻8। क्लियर, चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, your next question is a horse pull a cart with a force of 300 Newton। एक घोड़ा है जो किसको पुल कर रहा है, कार्ट को, होता है ना ऐसे टांगा, यही कहते हैं ना, ठीक है। सच दैट द सिस्टम ऑफ हॉर्स एंड कार्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ये आपको क्या गिवन है, ये आपको गिवन है वेलोसिटी, ये आपको क्या गिवन है, वेलोसिटी। बट ये गिवन है किलोमीटर पर आवर में, और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है,
मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं इसको 5/18 से इंटू करूं तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। यस और नो, ये कहानी क्लियर। फोर्स कितना है आपका 300 न्यूटन, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। तो कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड बाय द हॉर्स इन वॉट। अब देखो इसका कंसेप्ट क्या है, अगर इस क्वेश्चन को आप किस तरह से अप्रोच करोगे। पहले तो आप ये समझो कि हमने ये पढ़ा था पावर जो होता है आपका, पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, पढ़ा था, ठीक है। और वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें कोई दिक्कत कहने से था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो ये हो गया एफ इंटू बी, इसमें कोई दिक्कत। एफ कितना है आपका 300, ये किलोमीटर पर आवर में की बना, किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में हमने चेंज किया, तो ये कितना आ गया 5। तो ये आपका आ गया 1500। पावर की यूनिट होती है वॉट, पावर की यूनिट क्या होती है वॉट। अब ध्यान से देखो आगे क्या है, कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड बाय द हॉर्स इन वॉट, ये तो निकाल दिया आपने, वॉट में कितनी होगी, एंड फाइंड इट्स इक्विवेलेंट हॉर्स पावर। अब इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है। हॉर्स पावर का जो आपका रिलेशन होता है वो ये होता है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। अब इसका मतलब क्या, देखो आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। तो मुझे ये बताना है कि ये कितनी हॉर्स पावर है। तो देखो अगर मैं इसी रिलेशन को लेके चलता हूं 746 वॉट, तो कैन आई से दैट 746 वॉट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, ठीक आ गया। अब मुझे ये बताओ तो 1 वॉट इक्वल टू वॉट, अगर मैं इसको 1 लिख रहा हूं तो ये कहां जाएगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ की या डिवाइड होगा, डिवाइड, वेरी गुड। तो 1 अपॉन 746 हॉर्स पावर, ये क्लियर, ठीक है। तो इतने वॉट में कितनी हॉर्स पावर होगी 1500 वॉट इक्वल टू 1500 इंटू 1/746 हॉर्स पावर। तो ये हो जाएगा 1500 अपॉन 746। ये समझ में आया, दोबारा बताओ, क्लियर है यहां तक, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा आपका। अब प्रेजेंटेशन देखो, देखो ये डायग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो ये आपको दिखाया गया कि ये जो हॉर्स है वो क्या कर रहा है, इस कार्ट को, ये जो कार्ट है इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। और आपको पता पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यस और नो। फिर वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्लियर हो गया। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ फोर्स इंटू डी बाई टी, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम किसके इक्वल होता है, v के, वेलोसिटी। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, p इक्वल टू क्या आ गया f इंटू बी, आपके पास क्या आ गया p इक्वल टू f इंटू बी, p इक्वल टू f इंटू बी। अब देखो क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको, फोर्स एक्टिंग ऑन द हॉर्स कार्ट सिस्टम आपको गिवन ही था, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो इस वैल्यू को मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमने पढ़ा था। तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी 900 न्यूटन, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी 5 मीटर पर सेकंड, तो पावर आ जाएगी। Therefore, power developed by the horse equal to force into velocity, that is 300 into 5, that is 1500 watt. Is it clear? अब देखो 1 horse power, 1 horse power किसके इक्वल है आपकी 746 watt। तो 1 watt इक्वल टू 1/746 horse power, यही होगा। अगर यहाँ पे 1 करता हूँ तो ये यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अभी आपको करके दिखाया था। तो 1500 वॉट में कितने हॉर्स पावर होंगे, तो ये हो जाएगा 1/746 इंटू 1500, ये क्लियर। अब आपने इसको डिवाइड किया 2 से, 2 3 जा 6, 1 और 4, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 से 1 0, 2 5 जा 10 और 0, तो 750 को 373 से आप डिवाइड कर दो, 373 2 जा 746, ये क्लियर। इसको माइनस करोगे तो 5 माइनस 4, देखो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 4 0, एक 0 कैरी करोगे ये डिवाइड होगा नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेसिमल।
फिर एक जीरो और कैरी, जैसे आप 2 जीरो एक साथ कैरी करोगे तो यहाँ क्या आएगा 0। ये क्लियर, ठीक है। 373 1 373, और जब इसको माइनस करोगे इट विल बी 27 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो भाई क्लियर है, ठीक है। Now next question is, ये तो आई थिंक आप लोग इजीली बता सकते हो। What are the factors which are responsible for bringing a change in the physical state of a substance? और फैक्टर्स, एक तो बिल्कुल सही पकड़ा, टेम्परेचर, वेरी गुड वेरी गुड, टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों का इफेक्ट क्या एक जैसा होता है? नहीं। टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? ठीक है, जैसे सॉलिड से क्या हो जाएगा लिक्विड, लिक्विड से क्या हो जाएगा गैस। और प्रेशर जैसे आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अपोजिट होता है। हाँ ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा वो किस तरह से देना है आपको? लाइक दिस, योर आंसर विल बी temperature and pressure are the two factors which can bring about the change in the physical state, but they have opposing effect. Increase in temperature pulls the constituent of a substance, यानी कि जैसे कि सॉलिड होता है वो फैलना शुरू हो जाता है ना, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में, ठीक है। और लिक्विड से क्या होता है? गैस। इंक्रीज इन प्रेशर टेंड्स टू ब्रिंग देम क्लोजर। अगर गैसियस पार्टिकल्स क्या होता है, उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, पढ़ा था हमने। जैसे आप उन पे प्रेशर अप्लाई करोगे वो गैप कम हो जाएगा, तो गैसियस पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। तो वो यही कह रहा है, पुल स्टेम इंक्रीज इन प्रेशर टेंड्स टू ब्रिंग देम टुगेदर। प्रेशर से क्या होता है? वो क्लोज आते हैं, यानी कि गैस से किस में आ जाओगे? लिक्विड में आ जाओगे। लेकिन इसमें क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड से आप गैस में चले जाओ, तो है ना पॉजिटिव इफेक्ट। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये तो आई थिंक अभी हमने जब साउंड चैप्टर किया था तो वहां पे इसको किया था, इस क्वेश्चन को मैंने वहां भी कहा था कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन देखो क्या है आपका। 2 children are at opposite end of एल्यूमिनियम रोड। दो बच्चे हैं, जैसे कि अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाऊं आपको तो आप इसको ऐसे देखो, ये एक रोड, दिस इज द रोड, ठीक है। आप जैसे दो नटखट बच्चे हैं, एक यहाँ खड़ा हुआ है और एक यहाँ खड़ा हुआ है। ये है मिस्टर ए भाई साहब और ये है मिस्टर बी, ठीक है। दो बच्चे खेल रहे हैं। वन स्ट्राइक द एंड ऑफ द रोड विद स्टोन। ये भाई साहब ने क्या किया? यहाँ पर स्टोन मारा। Find the ratio of time taken by the sound wave in air and in aluminium to reach the second child. इन एयर का मतलब वैक्यूम में साउंड कितना टाइम लेगी सेकंड चाइल्ड तक पहुंचने में, और एल्यूमिनियम, ये जो रोड है, इस रोड पे एल्यूमिनियम पर कितना टाइम साउंड लेगी ट्रेवल करना। तो आपको जो रेशियो निकालना हो समझ में आ रहा है? टाइम टेकन बाय साउंड वेव इन एयर मीडियम अपॉन टाइम टेकन बाय साउंड वेव इन एल्यूमिनियम। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गई वाली बात, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। आपको एयर मीडियम में साउंड की स्पीड जो होती है वो आपको पता कितनी होती है? 6420 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, एयर में कितनी होती है? 346 मीटर पर सेकेंड। और एल्यूमिनियम में कितनी होती है? 6420 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हम ना भी गिवन हो तो भी आपको याद रखना चाहिए। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है? 346 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक बात बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? टाइम की। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम यहाँ मूव कर जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यस और नो? टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे अप्रोच करोगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये समझ में आ गया? ये जो पर्टिकुलर चाइल्ड है, स्टूडेंट है, जो इसने इसको हिट किया रोड को, ये आवाज ऐसे ट्रेवल करते हुए इसके पास गई। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम क्वेश्चन में गिवन है 6420 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है? 346 मीटर पर सेकंड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
फिर आपको ये फिर आपको पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है आपका। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, जो भी कहना आप, ठीक है। अब टाइम टेकन बाय साउंड वेव इन एल्यूमिनियम वो आप निकाल रहे हो, तो डिस्टेंस तो आपका सेम ही रहेगा, लेकिन जहां पर v है वहां पर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम। टाइम टेकन बाय साउंड वेव इन एयर मीडियम, तो जहां पर v है, जहां पर v है वहां पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर मीडियम। ये बताओ समझ में आ गया, इसका टाइम निकाल रहा हूं, उसी की स्पीड लेनी है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं आपको ये पूछूं कि टाइम टेकन बाय साउंड वेव इन एल्यूमिनियम अपॉन टाइम टेकन बाय साउंड वेव इन एयर, तो आप यही फॉर्मूला बताओगे ना। जब एल्यूमिनियम की बात होगी तो डी अपॉन स्पीड इन एल्यूमिनियम, डी अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम, और यहाँ पर क्या कहोगे, डी अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये कहोगे, ठीक है। तो ये हो गया डी अपॉन वी ए एल, इसको मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया, तो ये हो गया स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अपॉन डी, डी से डी कैंसिल हो गया, और ये आपके पास वैल्यूएशन। अब एयर पर स्पीड कितनी है, 346, एल्यूमिनियम पर कितनी है, 6420, तो ये हो गया टी एयर अपॉन टी एल्यूमिनियम। समझ में आ रहा है। तो जब इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 18.55 अपॉन 1, और रेशियो जो आएगा आपका वो आएगा आपका 18.55 रेशियो। ये क्लियर हुआ, ठीक है। देखो इस चीज को आप ऐसे समझो, तो जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज को ध्यान देना। मैंने आपको ये कहा, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड, आपको गिवन है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपको गिवन, ठीक है, वो हो गया 346 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर हो गया तक, ठीक है। और फिर आपको गिवन है स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम 6520 समथिंग, कुछ ऐसा गिवन, 6420 6420 मीटर पर सेकंड। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये तो आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन हो कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है आपका, जो आपका स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है आपका, ये हमेशा आपको कई बार क्वेश्चन में नहीं भी गिवन होता तो आपको पता होना चाहिए कि 346 मीटर पर सेकंड होता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको ये कहा गया कि ये आपको क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय साउंड वेव इन एयर मीडियम, टाइम टेकन बाय साउंड वेव इन एल्यूमिनियम। ये क्लियर है, ठीक है। अब आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब यही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लगा, ठीक है, तो टाइम टेकन बाय साउंड वेव इन एयर, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड को या तो मैं v से कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मीडियम। ये क्लियर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मीडियम। और जब आप एल्यूमिनियम की बात करोगे तब हम कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस तो वही रहेगा, जो रोड है आपका, अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एल्यूमिनियम। अब देखो अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं रेसिप्रोकेट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन स्पीड इन एयर मीडियम, इसकी स्पीड साउंड वेव की, और ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम अपॉन डी, तो डी से डी कैंसिल, स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम कितना है आपका 6420, तो ये हो गया आपका 6420, और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना है आपका 346। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0 आएगा, 3210 आपका, ठीक है। और 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, क्या आगे डिवाइड होगा ये, ऐसे नहीं कर सकते आप, तो आप क्या करेंगे इसको, ये आपने लिखा 3210, किससे डिवाइड कर दिया आपने, 173 से। तो अगर मैं 1 पर करता हूँ, 2 पर तो बड़ा होगा, 173 2, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 346 आ रहा है, और 321, तो किस पर जाएगा, 1 पर, तो ये हो गया आपका 173। 11 माइनस 3 हो गया, 11 माइनस 7 कितना हो गया 4, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, और यहाँ पर आ गया 6।
ठीक है। मैं अगर इसको ट्राई करता हूँ 9 पर, इस पर ट्राई करता हूँ 9 पर, तो 173 इंटू 9, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63 और 2 65, और 9 1 जा 9 6 15, इससे बड़ा है, तो किस पर जाएगा ये? 8 पर जाएगा। तो अगर मैं इसको 8 पे करता हूँ 173 इंटू 8, 24, 8 7 जा 56 और 2 58, 8 1 जा 8 और 5, तो 8 पर जा रहा है, तो कितना हो गया? 1384। तो 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, ठीक है। और उसके बाद 17 में से 8 गया 9, वेरी गुड, तो 96 आ गया। यहाँ आपने लगाते 0, और यहाँ आ गया आपका डेसिमल। अब किस पर जाएगा? अगर मैं इसको 6 पर ट्राई करता हूँ, तो 6 3 जा 18, 7 6 जा 42 और 1 43, 6 1 6 4 10, बढ़ा रहा है। तो अगर मैं इसको 5 पे ट्राई करता हूँ 173 इंटू 5, तो 5 6 जा 15, 7 5 जा 35 और 1 36, 5 1 जा 5 और 3 8 865, तो मोटा मोटा मान के चलो 18.5 आ रहा है। 18.5, तो मैंने यहाँ पर लिखा इट इज इक्वल टू 18.5 अप्रॉक्स। पर आपको क्या पूछा गया था? रेशियो। आपको क्या पूछा गया था? रेशियो। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड रेशियो इट इज इक्वल टू 18.5 to 1, ऐसे ये क्वेश्चन होगा। आया समझ में? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या आपका। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज why are we able to see 40 or mil faster from a saucer rather than a cup? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने उस टाइम पर भी कहा था। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इवेपोरेशन। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा, सॉसर का मतलब समझता ना, कप प्लेट वाला, वो प्लेट जो होती है, कप में सरफेस एरिया कम, प्लेट में ज्यादा हो गया। प्लेट में सरफेस एरिया ज्यादा होने का मतलब इवेपोरेशन जल्दी होगा, चाहे जल्दी ठंडी होगी आपके पीने लायक हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। तो आंसर जो दोगे आपने किस तरह से देना है इसका? जो आपका आंसर होगा वो आपको इस तरह से देना है। सॉसर एज अ बिगर सरफेस एरिया एज कंपेयर टू कप, भैया सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ठीक है। सिंस इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, by using a saucer instead of cup we are increasing the surface area for evaporation to occur. Faster evaporation of particles of tea or milk allows cooling and taking a sip become easier. क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक्सप्लेन व्हाई द सोल ऑफ ए शू इज worn out. सोल घिस जाते हैं ना, क्यों होता है? जब एक सरफेस पे चलते हो तो सरफेस क्या करता है, क्या प्रोवाइड करता है आपको? फ्रिक्शन। तो आप आगे की तरफ जा रहे हो, फ्रिक्शन अपोजिट जा रहा है, तो रगड़ पड़ रही है ना, ये चीज समझ में आ रही है? फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट मोशन, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। किस तरह से आप इसको करोगे एक्सप्लेन? when we walk on the ground, the force of friction, the force of friction between the sole of our shoe and ground, between the sole of our shoe and the ground acts opposite to the direction of our motion. समझ में आ गया? ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट इज दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच ग्रेजुअली वियर्स आउट द सोल ऑफ अवर शू। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज explain why is it difficult for a fireman to hold a hose which ejects large amount of water at a high velocity. थर्ड लॉ ऑफ मोशन, पानी बहुत प्रेशर से निकलता है होस पाइप से, हो गया एक्शन, और जो उसका रिएक्शन होता है, बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द फायरमैन टू होल्ड दैट होस पाइप, ठीक है। तो आंसर जो होगा आपका वो किस तरह से देना है आपको?
When fireman directs a large amount of water at a high velocity on fire from a hose pipe, they have to hold the hose pipe strongly. अब ऐसा क्यों होता है? तो क्वेश्चन ही था सारा आपका. Because of its tendency to go backward. The backward movement of the hose pipe is due to the backward reaction force of water rushing out through it in the forward direction at a high speed as per the Newton's third law of motion. ये क्लियर हो गया? ठीक है. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है इस सेक्शन का आपका. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका. If bromine atom is available in the form of say two isotopes 7935 Br 49.7% and 8135 Br 50.3%, calculate the average atomic mass of bromine atom. देखो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए वो क्या समझ में आ रही है कि मुझे एवरेज क्या किसका एवरेज निकालना है? एटॉमिक मास का. ठीक है, जो आपको एवरेज निकालना हो किसका निकालना है? एटॉमिक मास का. तो आप इसको ऐसे देखो ये वाला जो आपका आइसोटॉप्स है, राइट, इसका अबंडेंस कितना है मास का? 79. और ये वाला जो आपका आइसोटॉप्स है, अबंडेंस का मतलब क्वांटिटी, इसका अबंडेंस कितना आपका? 81 मास. अब देखो कितना परसेंट है ये? 49.7%. यानी कि इन टर्म्स ऑफ मास क्वांटिटी ये कितना? 49.7%. और इसका मास है 79. देखो सिंपल सी बात फिर से रिपीट करता हूँ, इसका मास कितना है? 79. ये क्लियर. और क्वांटिटी वाइज कितना ये? 49.7%. इसका मास कितना है? 81. ऊपर वाला मास होता है, टॉप वाला क्या होता है? मास होता है. और कितनी क्वांटिटी में ये वाला आइसोटॉप था? 50.3%. पहले मतलब इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो अगर मैं आपको ये कहूँ भैया इसका 79 मास है, तो 79 इंटू 49.7, इसका मास, ये जो 81 वाला आइसोटॉप्स है इसका, इसके कंसंट्रेशन कितना है? तो 81 इंटू 50.3 अपॉन में तो 100 ही करोगे. बस ये सॉल्व करना. तो कहने का मतलब ये है हमारा, देखो सबसे पहले आपने क्या कहा कि जो मास है इसका वो कितना है? 79. ये क्लियर. और क्वांटिटी वाइज कितना है, यानी कितनी परसेंट है इसकी, इस आइसोटॉप की? 49.7%. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है. ठीक है. और ये जो आइसोटॉप है इसका मास कितना है? इसका मास कितना है? 81. इसका मास कितना है? 81. और क्वांटिटी वाइज ये कितना है? 50.3% है या नहीं है? क्वांटिटी वाइज कितना? 50.3%. तो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमाइन कैसे निकालोगे? 79 इंटू 49.7, परसेंटेज को हटाओगे तो अपॉन में 100 प्लस 81 इंटू इसका परसेंटेज कितना है? 50.3. 81 इंटू 50.3 परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में 100. अब देखो 79 को 49.7 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 3926.3. और जब आप 81 को इससे मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो ये आएगा 4074.3. ये क्लियर. तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो इसकी जगह क्या वैल्यू आ जाएगी? 3926.3 अपॉन में क्या आ जाएगा? 100. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 4074.3 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 100. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे बट यू विल हैव, दोनों को ऐड करके यू विल हैव 80, देखो मैं ऐड करके दिखाता हूँ, 3926.3 और 4074.3. तो 3 + 3 6, 6 + 4 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10 और 8 आ रहा है ना 8000.6. अपॉन में 100 आएगा, डेसिमल लगाओगे एक जीरो, ये आ जाएगा. कितनी जीरो होगी? 3. तो 1 2 3 80.006 जो अप्रोक्सीमेटली आपका 80 एटॉमिक मास यूनिट या 80 यूनिट के इक्वल. दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमाइन. क्लियर हो गया? ठीक है. और यहाँ के आपका सेक्शन भी कंप्लीट.